हेलो एवरीवन, कोकोडा क्लास में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम लेकर के आए हैं विज्ञान और इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के लिहाज से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें हमारे टॉपिक होंगे ऊष्मा, प्रकाश, जलवायु, कार्य, ऊर्जा, पदार्थ एवं इसकी अवस्थाएं, जंतु जगत, पादप जगत, प्रकाश संश्लेषण, कोशिका, मनुष्य में परिसंचरण तंत्र, पाचन, उत्सर्जन, श्वसन और जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, फफूंद जनित रोग। ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं आज। तो इनमें से चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, 30 क्वेश्चन की सीरीज। और यूपी टेट, सी टेट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारा जो सी टेट 2023 जुलाई में होने वाला है, नोटिफिकेशन आ चुका है। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि पेपर आपका कब से है। तो इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन नंबर पहला, दूध से दही बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? जो दूध से दही बनता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन या स्टेरिलाइजेशन। बताइए सही उत्तर इसका क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, किण्वन। दूध से जो दही बनता है उस क्रिया को कहते हैं हम किण्वन। इसमें होता क्या है, जो हमारा दूध होता है, दूध में एक स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एवं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक एक जीवाणु होता है। और इसके कारण हमारा दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया है वो पूरी होती है। लैक्टिक अम्ल जीवाणु दूध में पाए जाने वाले केसिन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित करके दही जमाने में सहायता करते हैं। मतलब कौन से हैं वो? जो लैक्टिक अम्ल के जीवाणु हैं वो दूध में पाए जाते हैं और वो दही जमाने में उसकी मदद करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है, मतलब जो हमारा इंसुलिन है उसकी जो प्रकृति है वो कैसी है? विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जो हमारा इंसुलिन है उसकी रासायनिक प्रकृति कैसी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटीन। प्रोटीन इसका सही उत्तर है, क्योंकि इंसुलिन की जो रासायनिक केमिकल नेचुरल है, मतलब जो रासायनिक प्रकृति है वो हमारी प्रोटीन होती है। इसमें क्या है कि एक सेंगर वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने 1953 में सबसे पहले गाय के इंसुलिन के अणु की रचना करी थी। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल सेंगर साइंटिस्ट ने गाय का जो इंसुलिन का अणु था उसकी रचना करी थी। और उन्हें इसके लिए 1958 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, सेंगर साहब के लिए। और जो मानव इंसुलिन का जो खोज है, वो हमारी जो मानव इंसुलिन हुआ था वो 1965 में हुआ था। मतलब सफल जो परीक्षण हुआ था इसका मानव इंसुलिन का, वो 1965 में सान ने किया था। मतलब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, मतलब जो हमारे पौधे होते हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, वो कैसे होता है, किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन देखते हैं हमारे क्या है ऑप्शन। पहला ऑप्शन है हमारा मूल शीर्ष में, मतलब जो हमारा पौधा होता है उसका मूल शीर्ष। ऑप्शन बी है पराग कणों में। ऑप्शन सी है तने में। ऑप्शन डी है पराग कण में। बताइए इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। तो जो हमारे पौधे होते हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ये पूछ रहे हैं कि अर्धसूत्री विभाजन पौधे के किस पार्ट में होता है, किस भाग में होता है, वो हमें इसमें देखना है। तो देखिए, जो अर्धसूत्री विभाजन है हमारा वो मूल शीर्ष में भी नहीं होता है, पराग कणों में भी नहीं होता है और तने में भी नहीं होता है। ये पराग कण में होता है, सॉरी पराग कोश में। ये जो टाइपिंग वाले सर हैं उनसे गलती हो गई है इसमें टाइपिंग करते समय। तो ये ऑप्शन डी जो है हमारा, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का उत्तर है पराग कोश। ये कण की जगह कोश है, पराग कोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है पौधों में। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? मतलब जो हमारा ब्लड है, तो ब्लड की जो खोज थी वो कौन से वैज्ञानिक ने की थी?
ऑप्शन है हमारे लैंडस्टेनर, जेनिंग्स, पेंटिन एवं मास्ट। ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो सकता है वो देखते हैं अभी हम। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो उत्तर हो सही उत्तर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन ए लैंडस्टीनर। जो लैंडस्टीनर साहब हैं इन्होंने मानव रुधिर वर्ग की खोज की थी। और इन्होंने क्या, ये ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर ने, मतलब ये जो रहने वाले थे कार्ल स्टीनर लैंडस्टीनर, ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। और इन्होंने इसे, जो लैंडस्टीनर साहब थे इन्होंने वर्ष 1901 में मतलब इसकी जो है खोज की थी। मानव रुधिर वर्ग की खोज सन 1901 में लैंडस्टीनर द्वारा की गई थी। इन्होंने रुधिर वर्ग को 4 भागों में डिवाइड किया था, मतलब खोज भी की और जो रुधिर वर्ग के इन्होंने 4 पार्ट्स कर दिए थे कि कौन कौन से भाग हैं। पहला जो पार्ट है इसका वो ए है, और दूसरा पार्ट है बी, और तीसरा पार्ट है ए बी, और चौथा पार्ट जो है इनका ओ वर्ग। मतलब इन्होंने इन वर्गों में डिवाइड कर दिया था, ए वर्ग, बी वर्ग, ए बी वर्ग तथा ओ वर्ग में डिवाइड कर दिया था। ए बी जो वर्ग होता है, जो ए बी ब्लड का ग्रुप होता है वो सर्वग्राही होता है, मतलब सबका जो है वो ग्रहण कर लेगा, सर्वग्राही होता है, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों एंटीजन प्रति एंटीजन होते हैं, परंतु एंटीबॉडी का अभाव होता है। और ओ जो होता है वो सर्वदाता होता है, मतलब सबको डोनेट कर सकता है। ए बी सर्वग्राही और ओ जो होता है हमारा वो सर्वदाता होता है। तो ये लैंडस्टीनर साहब की देन है जो ये ब्लड के ग्रुप्स वगैरह बने हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, मतलब जिसमें एक कोशिका पाई जाए, ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव है। ये हमारा क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव कौन सा है। स्पाइरोगायरा, विषाणु, पैरामीशियम या हाइड्रा। तो इनमें से सही हमारा कौन सा हो सकता है। तो देखिए एक कोश के जो जीव होते हैं जिनके शरीर का निर्माण मात्र एक ही कोशिका से होता है, मतलब ऐसा जीव जिनके शरीर में केवल एक ही कोशिका पाई जाए, एक कोश के जीव कहलाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा हमारा पैरामीशियम। ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही हो जाएगा, क्योंकि पैरामीशियम जो होता है हमारा वो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, इसमें एक ही कोशिका पाई जाती है। तो ऑप्शन सी जो हमारा वो सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। जो हमारे पौधे होते हैं उनमें जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। जाइलम द्वारा, फिलोएम द्वारा, कैम्बियम द्वारा या पेलिसेड द्वारा। बताइए इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा। जो पौधे हैं हमारे उनमें जो जल का अधिग्रहण होता है वो किसके द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पौधों में जल का अधिग्रहण होता है जाइलम के द्वारा। तो जो पौधे हैं, पौधे मिट्टी से जल का अवशोषण तथा संचरण जाइलम नामक एक ऊतक होता है उसके द्वारा होता है। जाइलम जो है वो मृदा और जल को तथा खनिज लवण को अवशोषित करके अपने विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। मतलब जो पौधे के पार्ट्स होते हैं, तो जाइलम में एक ऊतक होता है, उसका काम ये होता है कि पौधों को, मतलब पौधे के जितने पार्ट्स हैं वहां सब तक पानी पहुंचाए, मतलब सभी पार्ट तक पानी पहुंचाए, ये जाइलम का काम होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है। मतलब विटामिन सी की कमी से जो होने वाले रोग हैं वो कौन कौन से हैं, क्या क्या रोग होते हैं विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन देखते हैं। स्कर्वी, बेरी, रतौंधी, थकान। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए बेरी जो रोग होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। और विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। रतौंधी जो है हमारा वो विटामिन ए की कमी से होता है। और जो थकान होती है हमारी बॉडी में या दर्द रहता है तो वो हमें HB एक हीमोग्लोबिन होता है उसकी कमी से होता है। और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है हमारा स्कर्वी, जो कि खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन सी जो है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है।
और जो विटामिन ए है वो हमारा गाजर है, हरी सब्जियां या पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन बी वगैरह ये हमारा दूध वगैरह है, और जो हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनमें पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मतलब जो हमारे जीव हैं उनका अध्ययन कहाँ किया जाता है? इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी या डेमोलॉजी? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए जो जीव है हमारे उनका जो अध्ययन होता है वो अध्ययन होता है हमारा इथोलॉजी में, मतलब जीवों का अध्ययन करते हैं हम इथोलॉजी में। अच्छा, जो नियोलॉजी है हमारा इसमें क्या होता है? तंत्रिका तंत्र होती है हमारी, तो नियोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का हम अध्ययन करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? जो समुद्री शैवाल है हमारे वो इनमें से कौन सी चीज का महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन इस प्रकार है हमारे, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, लोहा का। तो देखिए जो हमारे समुद्री शैवाल हैं वो हमारे क्लोरीन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, मतलब क्लोरीन जो हमारा वो समुद्री शैवालों के द्वारा मतलब महत्वपूर्ण स्रोत है समुद्री शैवाल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का या लोहा का? तो इसका सही उत्तर हमें पता करना है। तो सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन सी, आयोडीन का। जो समुद्री शैवाल होते हैं हमारे वो जो महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं वो आयोडीन के होते हैं, क्योंकि समुद्री शैवालों में आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, आयोडीन। अब आता है क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं अब। एक पुरुष जिसका रक्त ओ है, मतलब एक पुरुष है जिसका रक्त ओ है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है तो उसके पहले बच्चे के रक्त समूह होने की संभावना कितने प्रतिशत होगी? ऑप्शन है हमारे, मतलब एक पुरुष है तो वो शादी करता है ए रक्त वाली महिला से, तो उसके पहले बच्चे में जो रक्त समूह की संभावना होगी वो 75%, 50%, 100% या 25%। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा हमारा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला बच्चा जो होगा तो उसमें 50% चांस होंगे रक्त समूह ओ होने की संभावना के। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? मतलब जो हमारे चूहे हैं वो भी रोग फैलाते हैं, तो उनके द्वारा कौन सा रोग होता है? चेचक, मलेरिया, प्लेग, तपेदिक? बताइए इसका सही उत्तर क्या होता है। तो देखिए चेचक जो होता है हमारा वो चिकन पॉक्स होता है, चेचक। और मलेरिया जो होता है वो एक प्लाज्मोडियम हमारा वायरस होता है, जीवाणु, उसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा। और हमारा ये प्लेग जो है ये चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है। प्लेग जो है चूहे के द्वारा फैलता है, क्योंकि ये मानव के शरीर के जो फेफड़े होते हैं और जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं उन पर हमला बोल के उन्हें खत्म कर देता है, और इसी के चलते आज मानव में ये प्लेग नाम की बीमारी हो जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा, प्लेग। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। श्वेत फेफड़ा कैंसर कैसे होता है? मतलब एक कई प्रकार के कैंसर होते हैं, जो कि ये श्वेत कैंसर जो होता है हमारा ये बहुत ही खतरनाक होता है। ये होता किससे है? एस्बेस्टस से,
पेपर से, टेक्सटाइल से या सिलिका से। सिलिका होता है हमारा रेता, और पेपर जो ये कागज वाले पेपर होते हैं हमारे। अच्छा, एस्बेस्टोस एक छड़ होती है, ये मतलब एक उसकी होती है, चीनी धातु कह सकते हैं एक तरह से। और ऑप्शन सी हमारा टेक्सटाइल। तो जो श्वेत फेफड़ा कैंसर है ये होता किससे है? दरअसल जो हमारी टेक्सटाइल्स कंपनियां हैं, कपड़े की जो फैक्ट्रियां हैं, या कहना चाहिए कॉटन्स वगैरह, जितने भी कपड़े के कारखाने हैं, उनसे जो कपड़े के पार्टिकल, जो कण जो उड़ते हैं हवा में, तो वो कण आदमी के अंदर चले जाते हैं, जिससे कि धीरे धीरे जमा होने पर श्वेत वो हमारे फेफड़ों में जमा हो जाती हैं, और फेफड़ों में जमा होने के कारण श्वेत कैंसर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, टेक्सटाइल से। टेक्सटाइल से ये श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 13, वर्षा होने में किसकी भूमिका होती है? मतलब जो वर्षा होती है उसमें किसकी भूमिका होती है वर्षा होने में? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन देखते हैं, शोधन की, या बाष्पीकरण की, या संघनन की, या बाष्पीकरण और संघनन दोनों की। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? मतलब वर्षा जो होती है हमारी वो किस किस से होती है? शोधन की, बाष्पीकरण की, संघनन की, बाष्पीकरण दोनों, संघनन दोनों की। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। जो वर्षा होती है हमारी वो बाष्पीकरण के कारण भी होती है और संघनन के कारण भी होती है। तो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा, बाष्पीकरण और संघनन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित नहीं है? जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है वो किससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन है हमारे, वृक्क से, कान से, फेफड़े से, त्वचा से। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो उत्सर्जन तंत्र तो देखो हमारा वृक्क से भी संबंधित होता है, फेफड़े से भी संबंधित होता है, त्वचा से भी संबंधित होता है, लेकिन कान से नहीं होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी, कान। मतलब उत्सर्जन तंत्र जो है हमारा वो कान से संबंधित नहीं होता है, वृक्क से भी संबंधित होता है, फेफड़े से भी होता है और त्वचा से भी होता है। तो बी, ऑप्शन बी, कान से संबंधित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 15, क्लोन क्या है? क्लोन जो है वो क्या होता है ये हमें अभी देखना है। तो ऑप्शन है हमारे, ये एकल जनक से प्राप्त पौधे, ऑप्शन बी है कायिक रूप से उत्पादित पौधे, ऑप्शन सी है अनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए सही उत्तर इसका क्या होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। मतलब उपरोक्त जो ये सभी हैं ये एकल जनक से प्राप्त पौधे भी होते हैं, कायिक रूप से उत्पादित पौधे भी होते हैं और अनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान भी होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। इसमें होता क्या है कि जिससे किसी कोशिका का प्रतिरूप तैयार करना, क्लोन का मतलब होता है कि किसी भी सेल्स का, किसी भी कोशिका का सेम वही प्रतिरूप तैयार करना, ये क्लोन का कार्य है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं फोटोस्टेट, किसी भी चीज की फोटोस्टेट तैयार करना, जिसमें अनुवांशिक और व्यवहारिक गुण समान होते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, अनुवांशिक और जो व्यवहारिक गुण होंगे हमारे वो समान होंगे, और कोशिका तैयार करने के लिए विपरीत लिंगी का अवस्थित होना अनिवार्य नहीं होता है। मतलब हम जब कोशिका तैयार करेंगे तो हमें विपरीत लिंगी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्वेश्चन, कुनैन नामक दवाई कहां से प्राप्त होती है? जो कुनैन की गोलियां होती हैं वो हमें कहां से प्राप्त होती हैं? नीलगिरी के पौधों से, एकोनाइट के पौधों से, सिनकोना के पौधों से, या जलीय पौधों से। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो कुनैन की गोली जो होती है हमारी वो सिनकोना के पौधों की जो छाल होती है वो हमें उससे प्राप्त होती है। और जो सिनकोना एक चीज और, मतलब एक जगह और काम आता है, जिन्हें मलेरिया वगैरह हो जाता है, ये ज्वरनाशक दवाई के रूप में भी हम इसका प्रयोग
कर सकते हैं सिनकोना के वृक्ष या वृक्ष की छाल का। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिनकोना। क्वेश्चन नंबर 17, पक्षमाप उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? जो पक्षमाप होते हैं वो प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन है हमारे अमाशय, श्वसनिका, आंत्र या वायुकोश। जो ऑप्शन बी जो है इसका वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा श्वसनिका। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संगठक धातु है? जो मैग्नीशियम हमारा वो किसका संगठक धातु है? ऑप्शन इस प्रकार है, पर्णहरित अणु यानी क्लोरोफिल, दूसरा है डीएनए, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा है राइबोसोम। बताइए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? तो जो हमारे मैग्नीशियम में जो पर्णहरित होते हैं, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संगठक धातु है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पर्णहरित अणु या क्लोरोफिल। दो नाम है इसके, पर्णहरित अणु या क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 19 की, रक्त समूह की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, विलियम हार्वे ने, लैंडस्टीनर ने, पावलव ने। तो देखिए अलेक्जेंडर साहब ने पेनिसिलिन की खोज की थी और विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। अलेक्जेंडर ने पेनिसिलिन की और विलियम हार्वे ने परिसंचरण तंत्र की, जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है हमारा, उसकी खोज की थी। और लैंडस्टीनर साहब ने रक्त समूह की खोज की थी और पावलव ने अधिगम का सिद्धांत दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20, हमारे चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? जो हमारा चेहरा होता है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 34, 24, 14 या 4? बताइए सही उत्तर इसका क्या होगा? तो हमारा जो चेहरा होता है, हमारे चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21, दूध में अल्प मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? मतलब जो दूध होता है हमारा उसमें बहुत थोड़ी मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए जो दूध होता है हमारा उसमें अल्प मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है और इसी कारणवश दूध फटता नहीं है, क्योंकि दूध जो फटता है हमारा वो खट्टे पदार्थों से फटता है और खट्टे पदार्थों में विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है और दूध में जो होता है विटामिन सी बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है? मतलब जो रतौंधी रोग है वो कौन सी विटामिन के कारण होता है? ऑप्शन ए है विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन B1 और ऑप्शन डी विटामिन ए। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? रतौंधी किसके कारण पाया जाता है? तो देखिए रतौंधी जो रोग होता है हमारा वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर है हमारा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन ए। अच्छा, विटामिन के की कमी होने के कारण हमारे शरीर में जो ब्लड है उसका थक्का नहीं बन पाता है, तो विटामिन के की कमी कारण होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसमें क्या होता है कि स्कर्वी रोग में जो हमारे दांतों के मसूड़े हैं उनसे ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है और मुंह से बदबू आती है और विटामिन बी से बेरी बेरी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 23, दालों में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? दालें जो होती है हमारी उसमें किसकी प्रचुर मात्रा होती है? कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, खनिज की, विटामिन की। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो जो दालें होती हैं हमारी उनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, प्रोटीन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? पश्चिमी अफ्रीका में एक
विषाणु रोग प्रकोप है। बांग्लादेश में एक विषाणु रोग प्रकोप है। ISIS द्वारा विनाश किया गया सीरिया का एक शहर। कोई भी विकल्प सही नहीं है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। जो इबोला है वो क्या है इनमें से। तो देखिए इबोला जो है हमारा ये क्या है, पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। जो इबोला है वो हमारा पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। मैगी फेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए हमारे अमरूद का, आम का, आंवला का, कटहल का। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए मैगी फेरा इंडिका जो है हमारा वो आम का वैज्ञानिक नाम है, और अमरूद का जो वैज्ञानिक नाम है वो सिडियम ग्वाजावा, सिडियम ग्वाजावा। अमरूद का जो वैज्ञानिक नाम है वो सिडियम ग्वाजावा है। और बात करें आंवला का साइंटिफिक नेम, तो आंवला का है रिबीस यूबा क्रिस्पा, रिबीस यूबा क्रिप्सा, ये हमारा आंवला का वैज्ञानिक नाम है। कटहल का है ऑर्निथियारिस टॉक्सिकारिया, ऑर्निथियारिस टॉक्सिकारिया जो है हमारा वो कटहल का वैज्ञानिक नाम है। और मैगी फेरा इंडिका ये आम का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। रेशम के कीड़े किसके पत्ते पर पाले जाते हैं। तुलसी के पत्ते पर, करी के पत्ते पर, गुलाब के पत्ते पर, या मलबरी के पत्ते पर। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मलबरी के पत्ते। यानी मलबरी के पत्ते जो है हमारे वो शहतूत के पत्ते होते हैं। शहतूत के पत्ते का दूसरा नाम है मलबरी के पत्ते। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। जो सौर सेल होता है हमारा वो किसे बदलता है, कौन सी ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को, नाभिकीय ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को, या चुंबकीय ऊर्जा को। तो जो सौर सेल होता है हमारा वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28। घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो घड़ी की जो सुई होती है या स्प्रिंग होती है उसमें यांत्रिक ऊर्जा हमारी संग्रहित होती है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यांत्रिक ऊर्जा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 29। यदि एक चुंबक की छड़ को लंबाई से 4 टुकड़ों में काटा जाए तो ध्रुवों की कुल संख्या होगी। मतलब एक छड़ है उसे लंबाई के टुकड़ों में काट रहे हैं तो उसके जो ध्रुव हैं उनकी संख्या क्या होगी। 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो जब हम किसी चुंबक छड़ को लंबाई के टुकड़ों में काटेंगे तो उसके ध्रुवों की संख्या हो जाएगी। एक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं तो 4 के हो गए 8, यानी ऑप्शन सी जो हमारा सही हो जाएगा। ध्रुवों की कुल संख्या 8 हो जाएगी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 30। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सम्मिलित गैस है ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है उसमें कौन सी गैस सम्मिलित होती है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी जो इसका सही है। जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस सम्मिलित होती है। तो दोस्तों आज का सेशन बस यहीं तक, और वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बहुत सारे टॉपिक्स कराए और ये बहुत ही चुनिंदा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके लिए, बहुत बेहतरीन कंटेंट। और इसी के साथ जय हिंद,